Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. सिंप्लेक्स मेथड में हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे लेस देन कंस्ट्रेंट्स टाइप के होते हैं। तो पहले प्रोसेस में हम लोग जो है वो लेस देन वाली इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में चेंज करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स बेसिकली ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद हम जो z वाली जो रो है यानी कि जो कोफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट कह लें या प्रॉफिट कह लें या z रो जिसे हम कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है बेसिकली, उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं। उसके बाद अगर आप सिंप्लेक्स मेथड से बेसिकली आप दोनों तरह के प्रॉब्लम्स ही कर सकते हैं, चाहे वो मिनिमाइजेशन का हो चाहे मैक्सिमाइजेशन का हो, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो लेस देन टाइप के होने चाहिए ऑलवेज। सिंपल सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहा हूं। अगर कंस्ट्रेंट्स मिक्स हैं या ग्रेटर देन वाले हैं तो भी सिंप्लेक्स अप्लाई होता है, लेकिन फिर सिंप्लेक्स मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है जिसको हम टू फेज या एम टेक्निक मेथड कहते हैं। तो बेसिक सिंपल मेथड जो है वो हमेशा लेस देन वाली इनइक्वालिटीज पे यूज होता है। तो अगर हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे थे, तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टैब्लो होता है यानी कि जो फर्स्ट सेटिंग होती है, जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, जिसमें हम टॉप पे 0 रखते हैं, फिर अपने जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करके रखते हैं। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम चलाने के लिए हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि अगर z रो में कोई भी नेगेटिव कोफिशिएंट है, यानी कि z की जो रो है उसमें आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं यानी कि जो ऑलरेडी वेरिएबल्स हैं लाइक x1 x2 x3, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो हम लोग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सिंप्लेक्स का। जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड स्टॉप कर जाएगा, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इफ वी आर वर्किंग विद अ प्रॉब्लम दैट इज मिनिमाइजेशन टाइप, तो मिनिमाइजेशन टाइप में हम लोग तब तक प्रोसीजर चलाएंगे जब तक सारे के सारे कॉस्ट कोफिशिएंट यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि दोनों उल्टे हैं। मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव रहेगा तो प्रोसीजर चलेगा और मिनिमाइजेशन के केस में पॉजिटिव होगा तो केस चलेगा। जैसे ही ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। और इन कंडीशंस को हमने उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया ऑप्टिम फिजिबिलिटी कंडीशन। फिजिबिलिटी कंडीशन यही थी आपकी कि अगर आप मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मोस्ट नेगेटिव नंबर होना चाहिए जी के कोफिशिएंट्स में, और अगर आप मिनिमाइजेशन का कर रहे हैं तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। ऑप्टिमलिटी में हम लोग रेशियोज फाइंड करते हैं, जो एंटरिंग कॉलम हम फाइंड करते हैं, और एंटरिंग कॉलम और फिर हम लोग एक जो एंटरिंग लीविंग रो जो फाइंड करेंगे। एंटरिंग कॉलम तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया या एंटरिंग वेरिएबल हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको हम एंटरिंग कॉलम मार्क कर देते हैं। फिर लीविंग वेरिएबल जो फाइंड करते हैं हम लोग रेशो फाइंड करते हैं, जिसे हम फीजिबिलिटी कंडीशन कहते हैं। रेशो किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो आपका एंटरिंग कॉलम होता है उसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके जो लोड या नोन या b1 b2 b3 जो हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं सिस्टम में, उनको डिवाइड करते हैं। जिसका रेशो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ लिविंग वेरिएबल, और वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हम चूज करते हैं। अगर कोई 0 से डिवीजन है तो उसको हम अकाउंट में नहीं लेके आते, वो हम उनको कंक्लूड नहीं करते। अगर नेगेटिव डिवीजन है तो उसको भी हम लोग अकाउंट में नहीं लेते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात होगी। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा प्रोसीजर है। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं स्लाइडें चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख लें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा कुछ पिवटल ऑपरेशन और ये सारा कुछ किया था। तो यहाँ से मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहा था। यहाँ जो आज का लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कंटिन्यू। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 3.6 कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंप्लेक्स टैब्लो। और प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियो है, जो चीजें उसमें से मिस हैं, वो मैं 3.5 के सेक्शन में जब वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन चाह रहा हूँ कि आपके पास जो है वो स्क्रीन जो है वो शो हो गई है और वॉइस भी क्लियर है। तो जैसे ही आप मुझे गो थ्रू देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और हम लोग जो है आज का जो प्रॉपर लेक्चर है जो हमने आज डिस्कशन करना है वो हम लोग करेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जल्दी से टेक्स्ट कर दें कि अगर आपको वॉइस और स्क्रीन जो है वो क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो वॉइस एंड पिक्चर जो है वो शो हो रही होगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर हमारी डिस्कशन, जो कि आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म द सिंप्लेक्स टैब्लो। सिंप्लेक्स मेथड का जो टैब्लो है वो किस तरह से बनेगा, वो आज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेक्शन है ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है आपके मिड एग्जाम के हवाले से। आज का लेक्चर जो है वो आज की आपके मिड एग्जाम में इंक्लूड होगा, दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ टिल योर मिड एग्जाम्स, यानी कि इससे बैक में जितना कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपके मिड एग्जाम में इंक्लूड होगा। तो आज का लेक्चर जरा गौर से सुन लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंप्लेक्स टैब्लो जनरल नोट्स, यानी कि सिंप्लेक्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ प्रोसीजर को पढ़ा। आज हम देखेंगे कि हम लोग सिंप्लेक्स का टेबल जो है वो किस तरह से बनाएंगे। बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड जो वर्कआउट करता है वो इन टर्म्स ऑफ टेबल करता है। सबसे पहले जो है आप लोग कैलकुलेशंस आर परफॉर्मेड नोन एज सिंप्लेक्स टेबल, यानी कि जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे वो टेबल्स में होंगी, और ये इन कैलकुलेशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स टेबलो कहते हैं। After preparing the canonical form from the given LLP, first simplex tableau is constructed। जैसे ही आप कैनोनिकल फॉर्म बना लेंगे तो उसमें से आप एक टेबल बनाएंगे जिसे हम सिंप्लेक्स टेबल कहते हैं। After completing each simplex tableau iteration, few somewhat mechanical and easy to remember are followed। कुछ प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लॉजिकली दीज स्टेप्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अर्लियर। ये सेम प्रोसीजर है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेबलो। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जब भी हमें सिंप्लेक्स टेबलो मिलेगा, यानी कि वही है फर्स्ट टेबल जो हम लोगों ने बनाया है, किसमें से, कैनोनिकल फॉर्म में से। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेक करेंगे। इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द एलिमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ द जी हैंडेड बाय द कॉलम इन द फर्स्ट रो ऑफ i.e. 0 are non-negative or not. If such coefficients are non-negative, the optimum solution is obtained and no need of further iteration. If any element in the row is negative, follow next step to obtain the simplex tableau for next iteration। तो सबसे पहले आप जो कंडीशन चेक करेंगे वो ऑप्टिमलिटी कंडीशन करेंगे। यानी अगर आप मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, यानी कि इस ऑप्टिमम सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर सारे के सारे जी के कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाते हैं मैक्सिमाइजेशन के केस में, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। इफ ऑल सच आर नॉन नेगेटिव ऑप्टिमम, तो वहां पे आपका जो सॉल्यूशन होगा, जब सारे के सारे जी के कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर कोई एक भी रो इज नेगेटिव, अगर कोई भी एक भी नंबर नेगेटिव उसमें अभी है जी के कोफिशिएंट्स में, नॉन बेसिक वेरिएबल्स की बात हो रही है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिंप्लेक्स टैबलो को आगे चलाना है। इसका मतलब है फर्दर जो है वो प्रोसीजर आगे चलेगा। सेकंड स्टेप में आपने इंटरिंग वेरिएबल को फाइंड करना होता है, और इंटरिंग वेरिएबल एंड मार्क एज अ पिवट कॉलम। जो आपको इंटरिंग वेरिएबल जिस कॉलम में मिलेगा उस कॉलम को आप पिवट कॉलम कहते हैं। ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और अब ये करेंगे कैसे, ये हम ऑब्वियसली अब एग्जांपल करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द एग्जिटिंग वेरिएबल, जब आप लिविंग वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं तो हम लोगों ने एक एग्जिटिंग वेरिएबल फाइंड करना होता है कि कौन, अगर कोई वेरिएबल इंटर होगा तो उसकी जगह पे लीव कौन करेगा, वो फाइंड कर लेंगे। और मार्क द कोफिशिएंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द पिवट रो एंड द पिवट कॉलम एज पिवट एलिमेंट, यानी दोनों लाइनों की जहां पे इंटरसेक्शन होगी, यानी कि एंटरिंग और लीविंग की जहां पे इंटरसेक्शन होगी, वहां पे जो हम लोग करेंगे उसको कहेंगे हम लोग क्या, कि वो हमारा क्या है, पिवट एलिमेंट है। तो ये थी सारी डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोग कर चुके हैं। और ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो कि हमारी हमदे ताहा में आप लोगों को मिल जाती है, ये चीज जो है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने बुक में से। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा फेवर करें, और ये जो फार्मूला जिसको मैंने रेड कलर से शो कर रहा हूं, काइंडली अभी अपने रजिस्टर पे किसी एक साइड में कोने पे नोट कर लें, क्योंकि ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से जरा नोट कर लें। नोट करने के बाद कंफर्म कर दें टेक्स्ट में कि नोटेड, तो मैं फिर आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं, ताकि मैं आप लोगों को चीजें एग्जाम्पल जो है वो बेहतर तरीके से समझा सकूं कि एग्जाम्पल किस तरह से होगा। तो जल्दी से नोट कर लें।
यस, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पिवट रो और नंबर, ये दो ऑपरेशन जो हैं वो हर आइट्रेशन में हम लोग यूज करेंगे। तो आ जाएं अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अपना एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें और क्या है, आप इन द बेसिस रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल को लिविंग वेरिएबल के साथ रिप्लेस करेंगे। डिवाइड, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम है, यानी कि जो आप ये वाली जो स्लाइड है बेसिकली 5, 6 एंड 7, बेसिकली ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में अभी अभी आपको फार्मूला नोट करवाया है ये बिल्कुल सेम है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ये सिंपल बिल्कुल एक प्रीसाइज वर्जन है इसका, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं थ्योरी के मूड में नहीं हूँ आज डिस्कस करने के मूड में, आज मैं प्रॉब्लम के मूड में हूँ। तो हम लोग आज प्रॉब्लम करना सीखेंगे, जी के ऊपर टैब्लो बनाएंगे सिंप्लेक्स का और किस तरह से प्रॉब्लम होगा वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वही एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया। सबसे पहला जो था आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंप्लेक्स टेबलो के लिए, कंसीडर द सेम एग्जाम्पल डिस्कस बिफोर, कि आपने सबसे पहले जो है जो भी प्रॉब्लम आपको मिला हुआ है उसका आपने कैनोनिकल फॉर्म बनाना है। अब कैनोनिकल फॉर्म बनाना आप लोगों को आता है, स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, जी को राइट पे लेफ्ट पे शिफ्ट करके इक्वल टू 0 करेंगे और इसमें से आप फर्स्ट टेबल बनाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आइट्रेशंस मिल जाती हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो ये टेबल है बेसिकली आपका जो कैनोनिकल फॉर्म है, ये वाला जो स्क्रीन के सामने आपके पास शो हो रही है, यानी कि जो फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म आपको मिलेगा, जो कि सिंपल आपने जनरल फॉर्म में से कैनोनिकल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में से जनरल फॉर्म में चेंज करके रखा है, ये वही है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है। इसमें से आपने जो फर्स्ट टेबल है जो अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसके हम कह रहे हैं क्रॉसपोर्टिंग सिंप्लेक्स टेबलो, तो ये टेबल आपने अपने जहन में याद कर लेना है। अब हमेशा जब भी आप जी का टेबल बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप आइट्रेशन मिल जाती हैं आपको, यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 1 है, फर्स्ट आइट्रेशन, या इसको कभी कभी हम 0 आइट्रेशन भी कहते हैं, तो नो वरी, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो उसके कॉलम, सेकंड कॉलम जो है वो बेसिस का है, यानी कि जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं या बेसिस हैं, या आप इनको बेसिक वेरिएबल भी कहते हैं। उसके बाद आपको जी मिल जाता है, ये अगर आप लिखें या ना लिखें इसको कॉलम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शायद बहुत सी बुक्स में या बहुत से कॉन्सेप्ट में आपको जी का कॉलम नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो आप जी का कॉलम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपके सिस्टम में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, x6, ये 3 वेरिएबल जो हैं ये हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस एग्जांपल में। तो फर्स्ट टेबलो में आप क्या करते हैं, जो इनिशियल जो स्लैक वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं उनको आप एज अ बेसिक वेरिएबल रखते हैं, ये देखें उनको हमने एज अ बेसिक वेरिएबल रखा है। और इनके कोफिशिएंट यहाँ पे देखें, z का ये वाली जो रो है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये अब आपकी z रो है। अब z में अगर आप देखेंगे तो z का कोफिशिएंट 1 है, x1 का कोफिशिएंट -4 है, ये सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू है, x1 का 2 है, x3 का -2 है, x4 का कोफिशिएंट z की रो में 0 है, x5 का 0 है, x6 का 0 है, और ये आपको मिल गया। उसके बाद आपने रखना है जो आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, बेसिकली ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है जिसको मैं अभी, चले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसको आप अप डाउन करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे प्रॉब्लम में मिला हो वैसे लिखें तो बेहतर है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स हैं, ये सेकंड कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट हैं, और ये थर्ड कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी आइट्रेशन फर्स्ट है, और ये वाली जो आइट्रेशन है इसको आप कह सकते हैं ये आपकी 0 आइट्रेशन, यानी अगर आप इसमें से टेबल बनाएंगे तो वो 0 आइट्रेशन होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो सिंप्लीफिकेशंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ये x4 इज इक्वल टू 3, x5, ये बेसिकली ये रीडिंग कैसे होगी, x4 इज इक्वल टू किसके बराबर मिल रहा है, ये अगर आप देखें तो x4 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 3 के बराबर, और x5 जो है ये आपको किसके बराबर मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 0 के बराबर, और x6 जो है बेसिकली आपको किसके बराबर मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 4/5 के बराबर। ये कैसे आए हैं, अगर आपको याद हो तो आप इनिशियली जो है, यानी कि सिंप्लेक्स एल्गोरिदम चलाने से पहले जब हम इसका टेबल बनाएंगे जी, इस जो स्लाइड अभी आपके सामने शो हो रही है,
अगर आप इसका टेबल बनाएं तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हम लोग सबसे पहले इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वो किस तरह से फाइंड करते हैं, हम x1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे जो इसमें हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो होंगे x5, x6 और x4। तो हम इनिशियली क्या यूज करते हैं, जितने भी बाकी नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल किस तरह से हैं, आप ये फाइंड भी कर सकते हैं बाय n माइनस m से। ये वाला फार्मूला अगर आपने पढ़ा हो थ्योरी में से तो आपके पास ये फार्मूला होता है। तो आप x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में आपको मिल रहा है। और अगर x1 x2 0 पुट करेंगे आप सारे, तो x4 आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली आपको 3 मिलेगा। ये हमारा इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन है, x4 आपको मिलेगा 3। सिक्स, सॉरी नॉट 3, यहाँ पे देखें ये 6 है। अगर आप 0 पुट करेंगे, x1 की जगह 0 रखें, x2 की जगह 0 रखें, x3 की जगह 0 रखेंगे इसमें, तो आपको x4 क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से 6, ये रहा। और जब आप x1 x2 इसमें 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में आपको x5 मिलेगा 0, और x4 आपको क्या मिलेगा, x6 आपको मिलेगा 4। ये देखें, तो ये आपका फर्स्ट टैब्लो है। सिंपली आपने फर्स्ट टैब्लो जो है वो ये वाला है। मैं ये सारा कुछ जितना भी मैंने कलरिंग किया ये मैं ख़त्म करता हूँ, सब कुछ अरेज करता हूँ, फिर हम लोग दोबारा से इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये मैंने सारा कुछ अरेज कर दिया ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलें अब दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आपने ये रखा जी की रो आपने पूरी की पूरी एज इट इज़ कॉपी करके फर्स्ट टेबल में रख दी। ये आपने फर्स्ट जो आपका कंस्ट्रेंट है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक मैं डिस्कस, बी आर ओवर सी आर को छोड़ दें फिलहाल सिर्फ ये देखें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपने रखा, ये सेकंड कंस्ट्रेंट आपने रखा, ये थर्ड कंस्ट्रेंट आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रख दिया। और इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बेसिस जो है वो आपके जी वाले रो में आ गए हैं, यानी कि x4, x5 और x6। तो अब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम चलाने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है, आपने ऑप्टिमैलिटी चेक करनी होती है। ऑप्टिमैलिटी में आप चेक करते हैं कि जी में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, तो जी में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा -4। तो ये -4 जो होगा, क्योंकि जी के कोफिशिएंट में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -4 है, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो नेगेटिव नंबर फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है, ये वाला जो x1 है, ये हमारा क्या होगा, इंटरिंग वेरिएबल होगा। तो हमने इंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। जिस कॉलम में इंटरिंग वेरिएबल होगा उस पूरे के पूरे कॉलम को हम मार्क कर देंगे, और इस कॉलम को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरिंग कॉलम। हमने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक कर ली, नेगेटिव नंबर था, इसका मतलब है सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम काम करेगा, तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड केस में हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है लीविंग वेरिएबल। लीविंग वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो इंटरिंग वेरिएबल आपने सिलेक्ट किया है, यानी कि इंटरिंग कॉलम आपने मार्क किया है, अब उसके कोफिशिएंट जो है, उस कॉलम के कोफिशिएंट उठा के बी आर को डिवाइड करें, यानी कि जी के अलावा, यानी कि 2 से आप डिवाइड करेंगे 6 को, तो रिजल्ट क्या आएंगे, आपके पास आएंगे 3, पॉजिटिव रिजल्ट है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे 0 से, तो रिजल्ट आएगा 0। 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो डिवाइड आएगा, रिजल्ट आएगा 4/5। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या आएगा, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। इन तीनों में से सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो ये वाला 0 है। तो इसका मतलब है अब ये वाली जो रो है वो क्या होगी, आपकी लीविंग रो होगी। अब आपने इंटरिंग वेरिएबल भी फाइंड कर लिया, लीविंग वेरिएबल भी फाइंड कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इंटरिंग वेरिएबल भी फाइंड हो गया और लीविंग वेरिएबल भी फाइंड हो गया, और इन दोनों की इंटरसेक्शन में ये जो एलिमेंट आ रहा है, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये जो रेड कलर का एलिमेंट है ये बेसिकली आपका कहलाता है पिवट एलिमेंट। ये वाला रेड, ये दोनों की इंटरसेक्शन में पिवट एलिमेंट आपका आ गया। ये आपकी पहली आइट्रेशन जो है वो काम कर रही है, यानी कि पहला आइट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सेटिंग करेंगे, क्या सेटिंग करेंगे, जी को चेंज करेंगे,
और सारे कंस्ट्रेंट्स को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको फार्मूला मैंने लिखवाया था कि आप किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अगर आपको स्लाइड आपने जो मैंने आपको फार्मूला नोट करवाया था रजिस्टर पे, उसमें देखें पिविट रो लिखा है नंबर 1, पॉइंट 1 में हमने क्या करना है, पॉइंट 1 में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे लीविंग वेरिएबल इन द बेसिक कॉलम विथ एंटरिंग वेरिएबल, यानी बेसिक वेरिएबल में जो टेबल है उसमें रिप्लेस कर देंगे, लीविंग वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एंटरिंग वेरिएबल के साथ। तो इस एग्जांपल में हमारा लीविंग वेरिएबल कौन था, x5, और एंटरिंग वेरिएबल कौन होगा, x1। तो इसका मतलब है नया टेबल जो बनेगा उसमें x5 की जगह ये देखें यहाँ पे आपका x1 आ गया और x5 लीव हो गया। पहला प्रोसीजर हम लोगों ने कर दिया। तो ये देखें अब यहाँ पे पहले x5 था, अब यहाँ पे x1 आ गया। हम लोग बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। लीविंग वेरिएबल चला गया, एंटरिंग वेरिएबल x5 की जगह x1 एंटर हो गया, ओके हो गया। फिर वापस फार्मूला पे जा रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू पिविट रो बनानी। जल्दी से रजिस्टर पे लिखिए न्यू पिविट रो इज इक्वल टू करंट पिविट रो डिवाइड बाय पिविट एलिमेंट। यानी क्या करना है, आपकी पिविट रो कौन सी है, ये वाली आपकी पिविट रो है। इस पूरी रो को जो भी पिवट एलिमेंट है उससे डिवाइड करना है, यानी कि इस रो को अब 1 से डिवाइड करेंगे, सारी रो को। जल्दी से 1 से डिवाइड करके देखो क्या रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आएंगे -4, 2, 0, 1, 0, 0 और 0। तो जल्दी से ये टेबल में रिप्लेस कर दो सेकंड टेबल में। तो ये देखें x5 की जगह x1 आ गया और ये पूरी की पूरी रो हम लोगों ने 1 से डिवाइड कर दी। आई होप यू गेटिंग मी। माइक अनम्यूट करे कोई जिसको समझ में आ रहा है, कोई है जिसके पास माइक चल रहा है, जल्दी से अनम्यूट करो और डिस्कस करो। जी सर। हाँ, रोल नंबर बताएं, कौन बात कर रहे सर 4-3। 4-3। आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, x5 को निकाल दिया क्योंकि वो लीविंग वेरिएबल था और उसकी जगह जी x1 सर। एंटरिंग वेरिएबल था, वो मैंने यहाँ पे इन कर दिया। और उसके जी अलावा सर। मैंने जो पूरी रो है इसको 1 से डिवाइड किया। अब आप लाइन पे रहिएगा और डिस्कस करते रहिए मेरे साथ, ताकि जी समझ सर। मुझे ये लगे कि आप सर लोगों मैम को। सर इस वजह से क्या कि दोनों की इंटरसेक्शन थी। हाँ, वो आपका पिवट एलिमेंट है। ये मतलब हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, कभी ये वाली रो बनेगी कभी कोई। तो यहाँ पे खुशकिस्मती हमारी ये थी कि यहाँ पे हमें 1 जो है वो पिवट एलिमेंट 1 मिला। यहाँ पे 5 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अगली आइटरेशन में ये चेंज हो जाएगा। तो जो जी भी सर। पिवट एलिमेंट होगा उससे आप उस पूरी रो को डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास फार्मूला, अगर आप अब आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे फार्मूला ऊपर राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा कि पिवट रो नंबर 1 इज इक्वल टू, जो मैंने आपको रजिस्टर पे नोट करवाया, पिवट रो इज इक्वल टू, पहले पार्ट में क्या करना है, रिप्लेस कर देना है लीविंग वेरिएबल को विथ एंटरिंग वेरिएबल। वो हमने कर दिया, यानी कि x5 सिस्टम से आउट हो गया और x1 सिस्टम में इन हो गया, ओके हो गया। उसके बाद इसी का जी बी सर। पार्ट है कि जो नई पिवट रो बनेगी वो क्या होगी, पुरानी पिवट रो, यानी कि वो जो लीविंग वाली रो हमने फाइंड की थी सारी की सारी, जिसको मैंने मार्क किया था, उस रो को क्या करना है, उस रो को आपने पिवट एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। अब इस एग्जांपल में खुशकिस्मती ये है कि पिवट एलिमेंट 1 है, ये हर दफा 1 नहीं होगा, जी ये सर। चेंज भी हो सकता है। तो हमने यानी कि पहला प्रोसीजर पूरे का पूरा अप्लाई कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड में आगे जी बढ़ते सर। हैं कि सेकंड में क्या करता है। कहता है ऑल अदर रोज इंक्लूडिंग जी। इसका मतलब है अब जी भी चेंज करना पड़ेगा और बाकी जो रो बची हैं, यानी कि जो रो हमने चेंज कर दी है पार्ट 1 में, उसको छोड़ के बाकी बची 2 रोज, यानी कि 2 कंस्ट्रेंट्स और एक जी वाली रो, वो भी नहीं बनेगी। वो कैसे बनेगी, नई न्यू रो, नई रो जो बनेगी जी की, करंट रो। करंट रो कौन सी, जी वाली, माइनस करना है पिवट कॉलम कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करके न्यू पिवट रो के साथ। अब न्यू पिवट रो कौन सी है, वो ये वाली है जो आपने बी पार्ट में बनाई है, 1 के बी पार्ट में। अब जरा रजिस्टर अपने खोलें और उसमें ये कैलकुलेशंस करें। रजिस्टर खोलें, मैं बिल्कुल स्लो स्लो अभी मूव करूंगा। अब आप क्या करेंगे देखें, अब ये वाली जो आपकी रो आपने बनाई है नई x1 वाली, ये वाली रो, अब सबसे पहले z को चेंज करो, यानी कि ओल्ड z हमारा क्या है, ओल्ड z हमारा है -4,
यहाँ पे भले आप लिख लें -4 1 -2, समझ में आ रहा है, 0 0 0 0 0 जी 0 सर। 4 0। ये जो मैं कर रहा हूँ आप रजिस्टर पे करते जाएं, बिल्कुल एज इट इज फार्मूला। सब के सब जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ये प्रोसीजर एक दफा करके देख लें, उसके बाद फिर मैं फौरन से आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, ओल्ड जी, भले आप जी का कोफिशिएंट भी अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें। तो ये मैंने जी का कोफिशिएंट लिखा है, और ये आपके x1 x2 यानी कि यही टेबल है पूरी की पूरी। ये वाली रो मैंने पूरी, जिसपे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये रो मैंने उठा के यहाँ पे रखी है। अब आपने क्या करना था, किसके बराबर आएगी, न्यू रो इज इक्वल टू करंट रो, मैंने करंट रो रख दी माइनस का सिंबल, यहाँ पे आप करेंगे माइनस, ये आ गया माइनस, और किसके साथ माइनस करेंगे, पिवट कॉलम कोफिशिएंट। पिवट कॉलम कोफिशिएंट आपका क्या है जरा बताइएगा, 1 1, परफेक्ट। 1 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जी आपके रजिस्टर पे फार्मूला लिखा हुआ है, न्यू पिवट तो रो। मल्टीप्लाई बाय न्यू न्यू पिवट, पिवट रो। न्यू पिवट रो कौन सी है जरा बताइएगा आप मुझे, न्यू पिवट रो न्यू पिवट रो जो है वो x5 आपकी x1 वाली है। सेकंड आइट्रेशन में x1 x4। वाली जो है, जो हमने न्यू पिवट रो बनाई है, जो रिप्लेस की है, वो आपकी ये वाली है जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जिसके कोफिशिएंट्स हैं 0 1 -4। 1 -4 मैं लिख लेता हूँ, 0 1 0 ये 0। एक मिनट मुझे लिख लेने दें, इसका है 0 और 1 -4। मैं सही लिख रहा हूँ, अगर कहीं गलती कर रहा हूँ तो बता दीजिएगा। 2 जी सर। 0 0 1 1 0 0 0 और 0। 0। यहाँ पे ये मैं ब्रेकेट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये आपके गॉस जॉर्डन मेथड हो रहा है, यानी कि जो आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हो तो ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस कर रहे हैं। उसको डिवाइड इसलिए किया पिवट कॉलम से ताकि उसका कोफिशिएंट 1 आ जाए। इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था तो हमें फर्क पता नहीं चला, लेकिन हम लोग ये एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर कर रहे हैं रो ऑपरेशन वाला। समझ में आ गया जी। अब देखें ये रो मैंने लिखी है 0 जी 1 सर। -4 2 0 0 1 0। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो रजिस्टर पे, क्या रिजल्ट आते हैं, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 0, तो ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा -5, ये आपका -5 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 4 के और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। और जब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये, तो ये आपका 0 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 आ गया, ये आपके क्या आ गए, 0 और 0। ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आई सबको या नहीं आई, काइंडली कंफर्म कर दें। 4 3 आप तो कंफर्म कर दें क्योंकि आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी सर आ गए। ठीक हो गया। तो अब ठीक है रिप्लेस करके सर। देखें क्या आया हमारे पास। तो ये जो भी फार्मूला में था एग्जैक्टली हमने इसको कर दिया है सिंप्लीफाई। यहाँ पे अब आ जाएं टेबल पे, तो इसमें जो है वो आपको मिल रहे हैं, ये देखें, इसमें हम लोगों ने कहीं शायद मिस्टेक की है, इसमें रिजल्ट जो हैं वो चेंज आ रहे हैं। लेट मी करेक्ट, कहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की है। हम लोगों ने जो इसमें मिस्टेक की है वो हम लोगों ने की है, ये ठीक हो गया। फार्मूला को दोबारा देख लें, करंट रो, ठीक है, जी की करंट रो रखी माइनस पिवट कॉलम कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की है, यहाँ पे पिवट कॉलम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें पिवट कॉलम कोफिशिएंट, पिवट एलिमेंट नहीं है, हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया है वो पिवट एलिमेंट से किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की है, दोबारा से उसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाली रो हमारी दोबारा से सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी हमें।
इस रो को अरेज करें पहले, ये बल्कि ये सारा अरेज करें। पिवट कॉलम मींस वन वाले से पिवट कॉलम जो है, जो आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रही है, यानी कि ये वाली जो जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो ये पूरे का पूरा पिवट कॉलम है, जो इंटरिंग कॉलम है हमारा। जी तो अब सर इसके इस पूरी रो से पूरी को डिवाइड करेंगे। हाँ, यानी अब देखिए ना, अब क्या करना है आपने, मैं फार्मूला पे वापस लेके जाता हूँ। न्यू करंट रो जो आपकी जी की रो है वो आप एज इट इज रखेंगे, माइनस जी करेंगे सर। किसको, पिवट कॉलम कोफिशिएंट, यानी कि जो जी के कोफिशिएंट को जी से, x1 के कोफिशिएंट को x1 से, x2 के x1 से, सारे के सारे कोफिशिएंट्स को जिस रो को आप कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू पिवट रो को, ये वाली रो को। तो चले अब मैं दोबारा ये जो सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपकी हो गई जो आपकी जी रो है, हम लोगों ने रखी एज इट इज, ये यहाँ तक तो ओके है। जी सर। ठीक है, ये 0 हो गई। अब कोफिशिएंट आपका क्या है, -4 है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 1 से नहीं होगा, जो क्योंकि अब z के रो में है तो -4, अगर हम x4 वाली रो को चेंज करेंगे तो कौन सा कोफिशिएंट उठाएंगे, 2 वाला, 2 और अगर x6 को चेंज करेंगे तो 5 उठाएंगे। तो चलें अब हम -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको -4 यहाँ पे रखते हैं, ये सारे का सारा यहाँ पे -4 आ जाएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला में लिख लें न्यू पिवट रो। तो न्यू पिवट रो आपकी कौन सी है, वो x5 वाली है, ये न्यू पिवट रो हम लोगों ने बनाई है, जो कि हमारे पास 0 और -4 और 2, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 0 और 0, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 है, ऐसा ही है। नो, यहाँ पे नहीं नहीं 0 है सर। 0 है, सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इसको अरेज करके दोबारा से सेट करके लिख दें। ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट रखा है जी का, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 1, हम लोग फिर मिस कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके रखें, साथ साथ आप लोग अपने रजिस्टर्स पे भी करते जाएं, ताकि अगर मेरी गलती हो तो आप लोग कम से कम मुझे गाइड कर सकें। ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ गया आपका -4, और यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे आ गया आपका 1, और यहाँ पे आ गया 0 और 0। सही है, आप देखें सेट है, अब भी गलती है। ये गलतियाँ ड्यूरिंग क्लास भी हो जाती थी, यानी कि अगर आपने एक भी एलिमेंट गलत लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, 0 रखा है, 1 रखा है, -4 रखा है, 2 रखा है, 0 रखा है, 1 रखा है, और 3 0 रखे हैं, 1 रखा है, और हम लोगों ने 2 के बाद 0 है, फिर 1 है, 2 0 आपने रखे 1 के बाद। हाँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे मैंने कम रखा है ना, क्योंकि जी में ये वाला बी आर का कोफिशिएंट नहीं है। सही। तो भले आप इसका एक कोफिशिएंट हटा दें, क्योंकि वो तो बी आर की वैल्यू है, वो हम बाद में फाइंड करते हैं, इसको आप भले हटा दें, इसकी एक वैल्यू आप यहाँ से, क्योंकि बी आर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। 1 -4 जी का 1, -2 0 0 0, और ये 0, सिर्फ यहाँ तक रख लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट। इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 आखिरी वाला, इसका 8 एलिमेंट दोनों के पूरे हो गए। आज जो बी आर ओवर सी आर है वो मैंने नहीं रखा, यानी कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये आप भले ना रखें, ये अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अलग कैलकुलेशंस हैं। अगर आप रखेंगे तो एक्स्ट्रा बर्डन होगा, उसकी जरूरत नहीं है। चलें अब आप इसको सिंप्लीफाई करके जरा रिजल्ट देखें इसके क्या आ रहे हैं। तो ये -4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1 ही बच जाएगा, यानी कि जी का कोफिशिएंट आपका 1 बचा। उसके बाद आप इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और
-4 और -4 इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे आपके पास, प्लस हो जाएगा ये। देखें अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लें दोबारा से, अब ये माइनस ये फार्मूला की भी है, अगर ख्याल करें तो ये माइनस फार्मूला वाली भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट माइनस है यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? सर -4 तो होगा, ये प्लस कैसे हो जाएगा? प्लस इसलिए हो जाएगा, देखें ये माइनस किसकी है, ये फार्मूला की माइनस है ना यहाँ पे। माइनस फर्स्ट पिवट कॉलम वाली। हाँ देखें करंट रो, चले सर मैं वहाँ जो आपने शेयर किया डिवाइड, दोबारा फ्राज दोबारा बोलें। नहीं सर सही है, वो मैंने ऊपर देख लिया था, हाँ वो डिवाइड वो देखे ना, एक माइनस ये वाली है और ठीक है। एक खुशकिस्मती से माइनस यहाँ पर है, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस पूरी रो को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब माइनस करेंगे तो माइनस वाले ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही प्लस कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, +4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 + 1, तो यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के, बोलें बाबा। -15। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 में 2 ऐड करोगे माइनस के तो कितने बचेंगे 6, 10। क्यों 10? 8 में 2 ऐड करेंगे हाँ तो माइनस के 2 है ना, क्या हो गया? अच्छा हाँ जरा ध्यान रखो, तो इसमें 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, इसमें प्लस के 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 0 रहेगा आपका, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके हो गई लाइन, जी की लाइन आपने बना ली, समझ में आ गई? जी सर। तो चलो अब इसको रिप्लेस करो आइट्रेशन 2 में, यानी कि जो पहले वाला जी था उसकी जगह अब ये वैल्यूज रखेंगे। तो ये देखें, ये आ गया 1, ओके हो गया, x1 का कोफिशिएंट वहां पे भी 0 है, ओके, यहाँ पे आपका -15 आ गया, ओके, 6 आ गया, ओके, 0 4 0 0, ये सारी नई रो बन गई। आई होप कि आप लोगों को ये इस प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया जी, तो जी हमने चेंज कर दिया। अब यही प्रोसीजर सेम प्रोसेस हम x4 के लिए करेंगे तो ये नई रो बन जाएगी, यही प्रोसेस हम x6 के लिए करेंगे तो ये वाली रो बन जाएगी। तो पहली आइट्रेशन आपकी पूरी हुई, समझ में आया? अब दूसरी आइट्रेशन चलाएंगे। दूसरी आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, फिर z के कोफिशिएंट आप फाइंड करें, जो सबसे ज्यादा बड़ा नेगेटिव है वो सिलेक्ट करें। सबसे बड़ा z का कोफिशिएंट जो है वो कौन सा है, -15। तो इसका मतलब है x2 ये वाला जो कॉलम है वो दोबारा से हमारा इंटरिंग कॉलम होगा। इंटरिंग कॉलम हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब दोबारा से लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे कि कौन सा वेरिएबल लीव करेगा। लीविंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे फराज? सर यही मेरा आपसे क्वेश्चन था, किस तरह से फाइंड करेंगे। असल में मैं पिछले लेक्चर जो है पढ़ के नहीं आया। नहीं सर मैंने यहाँ पर आपका अगर पिक भेजूं तो मैंने लिखा हो भी आपसे एंड में पूछने, देख लें फिर। अब मोस्ट पॉजिटिव नंबर, लेकिन जो x2 के जो कॉलम के कोफिशिएंट है उसको br से डिवाइड करेंगे, यानी 9 डिवाइड करेगा 6 को तो रिजल्ट क्या आएगा 1/3। फराज सुन रहे हैं? यस सर यस सर। देखें अब इस कॉलम में z के अलावा जो बचे हैं वो 9 डिवाइड करेगा 6 को तो रिजल्ट क्या आएगा 1/3, परफेक्ट, पॉजिटिव है। -4 डिवाइड करेगा 0 से, और मैंने आपको कहा था कि अगर नेगेटिव डिवीजन होगी तो वो अकाउंट में नहीं लाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा, जब आपका वाइवा होगा तो सवाल पूछूंगा। फॉर एग्जांपल अगर सक्सेसिव आइट्रेशन में आपके इंटरिंग वेरिएबल में माइनस का कोफिशिएंट है इंटरिंग कॉलम में, और हम डिवाइड करते हैं लोड को, तो क्या हम सिंपलेक्स टेबल में उसको कंसीडर करेंगे या नहीं? तो जवाब ये होगा
कि नेगेटिव डिवीजन इन सिंपलेक्स एल्गोरिथम इज नॉट अलाउड। क्या कहा मैंने? नॉट अलाउड, नेगेटिव डिवीजन इज नॉट अलाउड, और ऐसे नंबर जिनसे रेशो इनफाइनाइट हो जाए वो भी नॉट अलाउड। सिर्फ पॉजिटिव रेशोज लेने हैं, तो नेगेटिव डिवीजन अलो ही नहीं है। गॉट इट? तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई रिजल्ट भी नहीं लिखा, ये पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि नेगेटिव डिवीजन इज नॉट अलाउड इन सिंपलेक्स एल्गोरिथम। ओके हो गया? अब आप 18 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2/9 जी। 4 3 यस सर, सॉरी 4 3 से। जी सर। अब आप 4 को डिवाइड करेंगे 18 से, रिजल्ट आएगा 2/9। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है? 1/3 छोटा है या 2/9 छोटा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेना होता है हम लोगों ने। सर 1/3 आई थिंक। नो, 2/9 छोटा होगा। जी सर 0.22। हाँ, भले आप डिवाइड करके चेक कर लें। मुजफ्फर अनम्यूट करो माइक। है मुजफ्फर क्लास में? लेट मी चेक के क्लास में बैठा कौन कौन है, जिंदा कौन कौन है। मुजफ्फर आज क्लास में है ही नहीं। चलें, और जो डिस्कस करना चाह रहा हो इस लेक्चर के दरमियान, चलें रेज हैंड करें अगर कोई आप लोगों में से इंटरेस्टेड है यहाँ पे, यानी कि डिस्कस करने में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे चलें 62 कह रहे हैं कि मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। 62। अब आप जरा अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं कौन बात कर रहा है पहले? सर आपने कहा सर में मेरा। हाँ, आप बताएं। सर आपने मतलब पीछे कहा था कि हम मतलब मैक्सिमम की कर रहे हैं, तो माइनस जो हमारा 4 है वो सबसे बड़ा होगा। नेगेटिव में सबसे बड़ा 4 है ना, नेगेटिव की बात हो रही थी, मना सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -4 हुआ। जी सर। सर अगर मिनिमम क्या हुआ तो मतलब अगर हम सबसे बड़ा 0 हमारे पास हुआ तो वो होगा पॉजिटिव नंबर, भले 0 ही हो। अच्छा, लेकिन अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है तो 0 वाला कोफिशिएंट सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करता, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी कि 0 से बड़ा लेना है ना, छोटा नहीं। 0 चल, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तो उनमें अगर 0 भी है तो 0 वाले को छोड़ के बड़ा नंबर लेंगे। अगर सारे 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो सिस्टम अपडेट नहीं होगा। ये आगे एक और केस पढ़ेंगे डीजनरेसी का, उसमें आप लोगों को फिर ये चीजें समझाऊंगा। तो अच्छा, तो अब आपको क्लियर हुआ कि सबसे जो छोटा रेशियो है वो कौन सा होगा? 2/9 होगा। तो इसका मतलब है लिविंग वेरिएबल हमने सिलेक्ट कर लिया कौन सा? x6 इज अ लिविंग वेरिएबल। और अगली आइट्रेशन में अब x6 जो है वो निकल जाएगा सिस्टम में से, ये चला जाएगा, ये चला गया बाहर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सर 6। नहीं, देखिए अब आपका ध्यान नहीं है लेक्चर में। यस फ्राज, अब इंटरिंग वेरिएबल की जगह 6 की जगह पे क्या आएगा? x6 की जगह पर आ जाएगा हमारा ये x4 है। x4 क्यों आएगा बेटा? x2 इंटरिंग वेरिएबल है, क्या हो गया है? इंटरिंग कॉलम, इंटरिंग वेरिएबल x6 की जगह कौन आ जाएगा? x2 आ जाएगा ना। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट टेबल जो बनेगा उसमें देखिएगा x6 गुम हो जाएगा। ये आया आपके सामने, टेबल शो हो रहा है। लेट्स चेक इट। तो ये देखो टेबल शो हो गया। अब देखो x6 चला गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? बोले बाबा, कोई तो बोलो। कशिश है? कशिश सुन रही है लेक्चर? जी सर। x2। जी सर मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो देखें अब x6, अब कशिश अब ये वाली आइट्रेशन में अब आप सपोर्ट करेंगे। अब सुनिए गौर से, अब क्या हुआ? x6 जो है वो लीव कर गया और x2 सिस्टम में इंटर हो गया। यहां तक कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ें। नहीं सर, सवाल नहीं, असल में मैंने लेट ज्वाइन किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने।
सर हमें कहा गया था कि अभी तक क्लासेस नहीं होंगी। नहीं, मैंने तो रात हमें को ही नहीं मैसेज पता कर दिया था। सर, मैंने तो अभी देखा ग्रुप चलें में। कोई बात नहीं, अब आप फोकस करें, चलें दोबारा से आइटरेशन चला लेते हैं। ठीक जी है, हम सर। लोगों ने क्या कर दिया, x6 को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमारा क्या सिस्टम में इन हो गया, x2 सिस्टम में इन हो गया। x2 x2 नो। अब दोबारा से z को इंप्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर जो पहली स्लाइड में किया। न्यू z किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम लोग इस कोफिशिएंट के साथ पिवट रो फाइंड करेंगे, यानी कि इस एलिमेंट के साथ इस x6 वाली सारी रो को डिवाइड करेंगे ताकि हमारी न्यू पिवट रो बन जाए। तो अब x2 वाली रो चेक कर लें, ये देखें, ये पूरी की पूरी रो अगर आप 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोई रिजल्ट आ जाएगा 3 बाय समथिंग, 3/4 या 3/5, इस तरह से रिजल्ट आएगा और इसको सारे को डिवाइड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि 18 से डिवाइड किया, और ये रो 2/3 आ जी गई, सर। और ये 5/18 आ गया, ये 1/18 आ गया, ये 2/9 आ गया। तो ये देखें, ये पूरी की पूरी न्यू पिवट रो बन गई हमारी। मैं ये चीजें बार बार जी इन पे फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है इसमें कर क्या रहे हैं, सेम जो आप रो ऑपरेशन में करते हैं ना, पिवट एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। देखें, पहले हमने इस वाले को 1 से डिवाइड किया, अब इसके नीचे वाला 1 बना लिया, ये देखो ये वही मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये प्रोसीजर आपका हो गया। जी सर। फिर आप z को चेंज करेंगे, सेम प्रोसीजर के साथ बाकी रोज को चेंज करेंगे। ये प्रोसेस तब तक ऐसे ही रिपीट होता रहेगा जब तक आखिरी सॉल्यूशन पे चलो। अब ये वाला आखिरी टेबलो है, फाइनल टेबलो है आपका सिंप्लेक्स का। अब फाइनल टेबलो में देखो, आपका x1 का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, x2 का भी 0 हो गया, x3 का भी 0 हो गया, और इस टेबलो में इस कॉलम में z के रो में आपको कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा। जब आपको z के जी रो सर। में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग जी, जब कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो बेटा हुमैरा अब हम क्या करेंगे, सुन रही हैं आप? सर 0 अब मतलब देखें, जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर जी रही थी सर। तो z के कोफिशिएंट नेगेटिव आने चाहिए थे। अब कोई भी नेगेटिव कोफिशिएंट आपको यहाँ पे z की रो में नजर नहीं आ रहा। जब कोई भी नहीं आ नेगेटिव रहा। नंबर जी नजर सर। नहीं आएगा तो इसका मतलब है क्या होगा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा हमारा फाइनल। इससे आगे सिंप्लेक्स का एल्गोरिदम नहीं चलेगा जब z की कोफिशिएंट सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएं, यानी कि कोई भी नेगेटिव कोफिशिएंट आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, हमें यहीं पे क्या करना है, स्टॉप करना है। जी सर। ओके, अब वैल्यूज क्या निकली, जी जी अब सर। z की वैल्यू हमारी क्या निकली, वो ये निकली है 22/3, 22/3। ये कहां से जी मिली है, सर। प्रीवियस टेबल में से बन के आई है। जब आप इस टेबल को सॉल्व करेंगे, इसके सारे आइटरेशंस करेंगे तो आपको 22/3 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा न्यू z जब बनाएंगे। तो x3 की वैल्यू क्या आई, x3 की ये वाली वैल्यू लेंगे 1, x1 की वैल्यू क्या आई आपकी 4/9, x2 की जी वैल्यू सर। क्या आई 8/9। 8/9। ये सब जी सर। वैल्यू उठा के जब आप z में पुट करेंगे, ओरिजिनल z में शुरू वाला जो z था हमारा उसमें पुट करेंगे, यू विल गेट 22/3। सर मतलब 1, मतलब ओरिजिनल जो हमारा जी था तो 1 था ना शुरू सर। वाला जो z 1 नहीं था ना बेटा, शुरू वाला जो z था ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें x1 x2 x3 आपके सारे थे, आप भले जी वहां जी पे भी सर। पुट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेंगे, या आप सिंपली इस टेबल में से आपका मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। ये आपकी समझे आउटपुट है 22/3। ये आपके सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के, सेम हमने दोनों मेथड से ये प्रॉब्लम किया। अब जो बाल है आप लोगों के कोर्ट में है, अब ये है कि अब आप लोगों ने इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सारे प्रोसीजर को पेज पे सॉल्व करके देखना है। जब ये सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ये सॉल्व नहीं होता खुदा ना खास्ता तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको फिर भी गाइड कर दूंगा, मसला जी नहीं सर। है। इसकी जो वीडियो है वो भी आज शाम को अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपके मिड एग्जाम में 3.7 तक ये पूरा चैप्टर जो है वो इंक्लूड है। एक क्वेश्चन पूरा आपके चैप्टर नंबर 3 में से होगा, और ये चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे खत्म हुआ, और अब जो है आपके पास टाइम ही टाइम है, 10 दिन है आपके पास, तैयारी करें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, यू गाइस आर फ्री टू डिस्कस, आप डिस्कस करें, मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, काफी मजेदार, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ लेक्चर था आज का,
लेकिन अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन आज के लेक्चर में नहीं हुई या जो बात नहीं करना